बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए चैप्टर नंबर 11 का जो असाइनमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया, आज उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन वाइज से ज़रा डिस्कशन शुरू करते हैं ताकि आपको असाइनमेंट में मौजूद क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 था कि a glass flask is filled to the mark with 60 centimeter cube of mercury at 20 degrees Celsius. If the flask and its contents are heated till 40 degrees Celsius, how much mercury will above the mark? मेरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक ग्लास फ्लास्क है, उसके अंदर मर्क्यूरी है। इनिशियली किस मार्क तक है वो बताया गया है, फिर उसको हीट किया गया। तो मर्क्यूरी का सरफेस ऊपर गया होगा। तो आपसे पूछा है कि मर्क्यूरी किस मार्क तक ऊपर चला गया, यानी मर्क्यूरी का इनिशियल वॉल्यूम गिवन था, हीट देने के बाद एक्सपेंशन हुई, मर्क्यूरी ऊपर गया, उसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना था। राइट? क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो गया होगा किस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टूडेंट, देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। देखिए पहले फिनोमेना क्या होगा ये समझ लीजिए। ये ग्लास है, उसके अंदर मर्क्यूरी है। आप हीट दोगे तो पहले ग्लास एक्सपेंड होगा, मर्क्यूरी नीचे आएगा। फिर जब ग्लास एक्सपेंड होना बंद हो जाएगा तो फिर मर्क्यूरी एक्सपेंड होगा। ये फिनोमेना होगा इस न्यूमेरिकल में। सही है? आप क्या कीजिएगा, पहले ग्लास का फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा। ग्लास का जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो मर्क्यूरी का इनिशियल वॉल्यूम होगा। जो ग्लास का फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। V0 गिवन है 60, अल्फा ग्लास का गिवन होगा वो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा टी गिवन है 40 माइनस 20। इससे V1 ग्लास निकालेगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास। फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो है वो एक्चुअल में इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी है, क्योंकि जहां ग्लास एक्सपेंड होना बंद होगा उसके बाद मर्क्यूरी वहां से एक्सपेंशन शुरू करेगा। तो ग्लास के फाइनल वॉल्यूम को मर्क्यूरी के इनिशियल वॉल्यूम के तौर पे लीजिएगा, यानी V1 ग्लास विल बी इक्वल टू V0 मर्क्यूरी। V0 इज द इनिशियल वॉल्यूम। अब फिर मर्क्यूरी का चेंज इन वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा टी। बीटा अब आप इस्तेमाल कीजिएगा मर्क्यूरी का, V0 इनिशियल वॉल्यूम मर्क्यूरी का, वही जो ग्लास का फाइनल वॉल्यूम है, और डेल्टा टी पुट करेंगे तो मर्क्यूरी इनिशियल मार्क से कितना ऊपर गया होगा ये आपको मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था आ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको बताया था कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा असाइनमेंट में मिसिंग है, फिर मैंने आपको रेफरेंस दिया था फ्रॉम द नोट्स, पेज नंबर 2 का लास्ट न्यूमेरिकल था ये। इसका एक सिंपल सा हिंट है, ये सिंपल लीनियर एक्सपेंशन के टॉपिक का न्यूमेरिकल है। ये सिंपल लीनियर एक्सपेंशन के टॉपिक का न्यूमेरिकल है। डायमीटर इटसेल्फ लेंथ होता है, डायमीटर इटसेल्फ लेंथ है। इस न्यूमेरिकल में देखिएगा 2 लेंथ गिवन है। जो छोटी वैल्यू है उसको इनिशियल लेंथ कंसीडर कीजिएगा, और जो बड़ी वैल्यू है उसको फाइनल लेंथ कंसीडर कीजिएगा। आप ऐसा डायमीटर सिंबल देना चाहो तो D0 और D1 भी सिंबल दे सकते हो, और आप L0 L1 भी दे सकते हो।
क्योंकि डायमीटर इटसेल्फ लेंथ ही होगा। और सिंपल फाइनल डायमीटर गिवन है, इनिशियल डायमीटर गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा बिल्कुल गिवन है, T1 गिवन है, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, आप उसको T0 नाम दे दीजिए। फाइनल टेम्परेचर पूछा है, सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, L1 इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को लिखिएगा T1 माइनस T0। T0 को केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डेल्टा टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि केल्विन में होना ज़रूरी है, राइट। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप फिर सॉल्व अब कर लेंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आ साइंटिस्ट स्टोर 22 ग्राम, ये है M1 ऑफ गैस इन अ टैंक 1200 ATM, ये प्रेशर P1। ओवरनाइट द टैंक डेवलप स्लाइटली लीकेज, टैंक में हल्का सा लीकेज हुआ, एंड द प्रेशर ड्रॉप टू 950 ATM, प्रेशर कम हो गया P2। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप, तो लीकेज की वजह से जो मास निकल गया वो मास कैलकुलेट करके दीजिए। पहला पॉइंट कि इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, टैंक के साइज में कोई तब्दीली नहीं है, उसमें लीकेज है, उससे साइज में कोई तब्दीली नहीं हुई, यानी V1 V2 बराबर है और इसको आप V के बराबर ले लीजिएगा। कह रहा है मास गैस कितना लीक हो गया, यानी मास कितना कम हो गया, इसका मतलब इनिशियल मास ज़्यादा होगा, फाइनल मास कम होगा, तो M1 में से M2 माइनस कीजिएगा, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन मार्क। और M2 आप निकाल लीजिएगा, P1 V1 ओवर M1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर M2, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ से M2 निकालिएगा, फिर M1 में से M2 माइनस कीजिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ओवरनाइट जो है वो गैस के मास में कितनी कमी आएगी ड्यू टू लीकेज इन टैंक। इसमें मेरा ख्याल है कि ये न्यूमेरिकल भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 3300 मीटर पर सेकेंड, गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ये तो न्यूमेरिकल बड़ा था, ये आइडियल प्रेशर इक्वेशंस के टॉपिक का न्यूमेरिकल है, टाइप नंबर 3। RMS स्पीड इज इक्वल टू √3 kg ओवर मास, 1 मोल का मास निकाल लीजिएगा, वो मेथड मैंने आपको क्लास में इन्फॉर्म किया था, कॉपी पे देखिएगा। डायरेक्टली इन दी SI यूनिट्स, मास फॉर 1 मोल गैस इज इक्वल टू मोलर मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो देखिएगा ये सारी डिटेल गिवन होगी, जैसे मास निकाल लीजिएगा, VRMS गिवन है, यहाँ से टेम्परेचर निकालिएगा, जब टेम्परेचर सॉल्व करोगे तो पहले ये केल्विन में होगा, तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिएगा, तो ये सेल्सियस में निकल आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आसान सा था, ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नंबर 5, 10 kg of water falls through a height of this meter, 854 meter, and all the energy is effective in heating in water. To what temperature will the water be raised if the initial temperature is 20 degree Celsius? इसको समझिएगा। इसमें ऊपर से पानी गिरता है एक पर्टिकुलर हाइट से, और नीचे जो पानी गिरता है वो सारा का सारा वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है कि टू व्हाट टेम्परेचर विल दी वाटर बी राइज्ड, वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ ये आपको बताना है। जब वाटर ऊपर से नीचे आ रहा था तो एनर्जी कौन सी यूज हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी। ये यानी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही थी, और इस्तेमाल किस में हो रहा था? हीट में, वाटर को हीट करने में।
इस न्यूमेरिकल में क्या है, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज या लॉ ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी जितनी लॉस होगी तो उतनी गेन होगी। यहाँ पर फिनोमेना क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, हीट एनर्जी गेन हो रही है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन हीट एनर्जी। पी बराबर है क्यू के। पी की जगह लिखिएगा mgh और क्यू की जगह लिखिएगा mc डेल्टा टी। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है। m से m कैंसिल कीजिएगा, रह गया gh इज इक्वल टू c डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह लिखिएगा T1 माइनस T0। g 9.8 हाइट गिवन है, हाइट गिवन है। c वाटर का स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। ये कांस्टेंट होता है, ये याद करके रखिएगा, राइट। तो ये c इस्तेमाल कीजिएगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट 4200, वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, उसके स्पेसिफिक हीट याद करके रखना है। T0 गिवन, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में ले आइएगा और यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल लीजिएगा जो कि केल्विन में आएगा डायरेक्टली। क्लियर? तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स अब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, ये था नंबर 5। नंबर 6, सो नंबर 6 में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv फॉर मोनोएटॉमिक गैस एंड फॉर डायएटॉमिक गैस। जरा इसको समझिएगा। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा के ई इज इक्वल टू 3/2 RT पढ़ा, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला। अच्छा, फर्ज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक सर्टेन गैस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है और टेम्परेचर टी है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे के ई इज इक्वल टू 3/2 RT से, 3/2 RT से, सही। अच्छा, फिर उस सिस्टम को आप हीट दीजिए। जब सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए तो हीट देना बंद कर दीजिएगा। अब जो सिस्टम के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी उसको नाम दीजिएगा के ई डैश, फाइनल एनर्जी। तो के ई डैश इक्वल हो जाएगा 3/2 R, ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर की जगह लिखिएगा T+1, क्योंकि पहले टेम्परेचर T था, अब आपने 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया, 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया तो टेम्परेचर हो गया T+1, राइट। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल को माइनस कीजिएगा, के ई डैश माइनस के ई, और दूसरी साइड पर हो जाएगा 3/2 R T+1 ब्रैकेट में माइनस 3/2 RT। के ई डैश माइनस के ई ये रिक्वायर्ड एनर्जी है फॉर राइजिंग इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। और इस एजम्पशन में हमने एक्सटर्नल वर्क की कोई बात नहीं की, मतलब प्रेशर में कोई तब्दीली, प्रेशर में हमने कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की, यानी प्रेशर ऑटोमेटिकली वेरी कर रहा था। क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो वर्क होता, यहाँ वर्क भी कोई नहीं हुआ, हमने सिर्फ अज्यूम किया कि काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली हुई, इसका मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो पिस्टन मूव करता और एक्सटर्नल वर्क होता, यहाँ पर वर्क कोई नहीं हुआ, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इससे मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि वर्क की कोई बात नहीं की गई। तो के ई डैश माइनस के ई ये इक्वल हो जाएगा CV के, इसके इक्वल होगा CV के। अब राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करके लाइएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2 R, 3/2 R। ये सारा फिनोमेना जो डिस्कस अभी हमने किया ये फॉर मोनोएटॉमिक गैस किया, ये सारी डिस्कशन फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए है। फिर Cp माइनस CV इज इक्वल टू R में Cv की वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से Cp कैलकुलेट कीजिएगा तो Cp की वैल्यू निकल आएगी फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो इस तरह Cp और Cv की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस का प्रॉब्लम था आपका सॉल्व। अब फॉर डायएटॉमिक गैस, इस डायएटॉमिक गैस के लिए याद रखिएगा Cv की वैल्यू
3/2R प्लस 1R के इक्वल होता है। 3/2R प्लस 1R ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/2R। और इसी तरह Cp की वैल्यू जो मोनोटॉमिक के लिए आया 5/2R, इसमें 1R ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2R। ये फॉर डायटोमिक गैस के लिए Cp/Cv की वैल्यू है। और इनका रेशियो भी निकालना चाहें तो Cp और Cv का रेशियो निकाल लीजिएगा। मोनोटॉमिक गैस के लिए अलग, डायटोमिक गैस के लिए अलग अगर पूछा जाए तो। खैर यहाँ तो पूछा नहीं गया, तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू यानी Cp/Cv के रेशियो की वैल्यू 1.667 एंड फॉर डायटोमिक गैस यू विल गेट 1.4। आई होप कि न्यूमेरिकल या इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप सेल्फ एफर्ट्स के जरिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7, डिफाइन एंट्रोपी, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। यह मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था, परमानेंट डिस्टर्बेंस इन अ सिस्टम थ्रू हीट एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। और फिर मैंने आपसे कहा कि डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें आप पहले एंट्रोपी की डेफिनेशन दीजिएगा, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट दीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या हो रहा है। हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल वर्क में। जब हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है तो सिस्टम के अंदर मैक्सिमम डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है, वो भी परमानेंट, क्योंकि अब रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब वो मैकेनिकल वर्क दोबारा हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस हो रहा है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क का, वो एक तरह का डिसऑर्डर ही है सिस्टम में। और सिस्टम में जो डिसऑर्डर जनरेट होता है परमानेंटली थ्रू हीट एनर्जी, उसे आप एंट्रोपी कहते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको 4 to 5 लाइन्स में मेंशन करना है ताकि ये क्वेश्चंस कवर हो जाए कि डिफाइन एंट्रोपी एंड डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मेरा ख्याल है कि इस हिंट के बाद अब आप इस क्वेश्चंस का आंसर भी देने के काबिल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नंबर 8, इफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक है, 1 मोल यानी n = 1 is heated at constant pressure from -30 to 20 डिग्री सेल्सियस। इससे डेल्टा T निकाल लीजिएगा। 20 माइनस -30 याद रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U मालूम करना है, एंड द वर्क डन, डेल्टा W मालूम करना है। Cv की वैल्यू मैंने आपको दे दी है, जिससे Cp निकाल लीजिएगा। Cp माइनस Cv = R से। R आपको पता है कॉन्स्टेंट 8.314। Cv की वैल्यू गिवन है, इससे Cp निकाल लीजिएगा। लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। पहले डेल्टा U का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। डेल्टा U = NCV डेल्टा T। N1 Cv गिवन, डेल्टा T गिवन, डेल्टा U आएगा। फिर आप पुट कीजिएगा NCP डेल्टा T = डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन में आइसोबैरिक प्रोसेस से जो हीट इस्तेमाल होती है उसकी वैल्यू पुट करने के बाद मिला था हमें। डेल्टा U बराबर हुआ NCV डेल्टा T, डेल्टा U आ गया। फिर पुट कीजिएगा NCP डेल्टा T = डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इससे आपके पास डेल्टा W आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 9, a system absorbs 1147 joules of heat, losses 233 joules of heat by conduction। इससे पहले डेल्टा Q निकाल लीजिएगा। 1147 सप्लाई किया और उसमें से 233 माइनस हो गया, लॉस हो गया। तो 1147 में से 233 को माइनस करेंगे, ये डेल्टा Q की वैल्यू है जो सिस्टम को वर्क करने के लिए दी गई है। ये डेल्टा Q है।
1147 माइनस 233। उसके बाद कहता है टू द सराउंडिंग एंड डिलीवर 614 जूल्स ऑफ वर्क। डेल्टा डब्ल्यू गिवन है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू आपसे पूछा है, तो डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से आप निकाल लीजिएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बस यही पूछा है, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कहता है a heat engine performs work 0.4116 watt for 1 hour and rejects this joule of heat energy to this sink कहते हैं कोल्ड रिजर्वायर को। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? सुनिए, 0.4166 ये गिवन है पावर, टाइम दिया है 1 आवर। पावर बराबर होता है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क बराबर हो गया P इंटू टी। पी गिवन है, टाइम गिवन है, सेकंड में ले आइएगा 1 आवर को 3600 सेकंड, मल्टीप्लाई कीजिएगा, वर्क निकल आएगा। आ गया वर्क? अच्छा, Q2 गिवन है 4500 जूल, सही है। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, E इज इक्वल टू W ओवर Q1 इंटू 100, और यहाँ से Q1 निकाल लीजिएगा। निकालिए Q1 निकालने के बाद फिर Q2 निकाल लीजिएगा। कैसे? सॉरी, Q1 निकालने के बाद फिर आप क्या निकाल लीजिएगा, and reject for 4500 joules of heat। Q2 तो गिवन है टू दिस सिंक। अच्छा, एफिशिएंसी पूछा है, तो Q1 आ गया, Q2 गिवन है, तो E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। इसके अंदर आप पुट करके क्या निकाल लीजिएगा, एफिशिएंसी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर गिवन है, टाइम गिवन है, सही है। सबसे पहले वर्क निकालिएगा, P इंटू टी से, पावर टाइम वर्क करेगा। वर्क आने के बाद Q2 गिवन है, Q2 गिवन है, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 से Q1 निकालिएगा। पहले वर्क निकाला, फिर Q1 माइनस Q2 में पुट करके Q2 पुट कीजिएगा, W पुट कीजिएगा, Q1 निकालेंगे, निकाल लिया। फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। इसके अंदर पुट करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट, द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 2200 डिग्री सेल्सियस। द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी T1 गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस, उसको कैलविन में ले आइएगा 273 ऐड करके, एंड हैज द एफिशिएंसी 35% और इंजन की एफिशिएंसी 35% है। टू इंक्रीज दिस एफिशिएंसी टू 45%, एफिशिएंसी बढ़ानी है 45%। बाय हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज? तो कह रहे हैं इस सिलसिले में कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना कम करना होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन सुन लीजिए, हीट इंजन है, दो रिजर्वायर पे काम करता है, हॉट एंड कोल्ड। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर गिवन है T1 और ये कांस्टेंट है, ठीक है। एफिशिएंसी गिवन है 35 एंड दिस एफिशिएंसी हैव टू इंक्रीज टू 45%, और आपको बताना है कि इसके लिए कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना कम किया गया। हाउ मच टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज? सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि सबसे पहले एफिशिएंसी फॉर 35% आप निकाल लीजिएगा T2, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100। T1 गिवन है, कैलविन में ले आइएगा, E को E1 कर दीजिएगा 35%, 35 पुट कीजिएगा,
लीजिएगा, सॉल्व करके यहाँ से निकाल लीजिएगा T2, निकालिए T2। अच्छा, उसके बाद एफिशिएंसी का दोबारा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100। अब एफिशिएंसी E2 के लिए T2 को कर लीजिएगा T2 डैश, क्योंकि T1 कांस्टेंट है, T1 में कोई तब्दीली नहीं है। E2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश ओवर T1 इंटू 100। अब यहाँ E2 पुट कीजिएगा 45, T1 वही पुट कीजिएगा जो गिवन है, यहाँ से निकालिएगा T2 डैश, निकाल लिया। अब आपसे पूछा था कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना कम करना होगा, कोल्ड रिजर्वायर, तो पहले जो T2 आया था उसमें से माइनस कर दीजिएगा T2 डैश को, तो पता चल जाएगा कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना कम किया गया, राइट। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल असाइनमेंट का आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट, प्रूव मैथमेटिकली द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज लेस देन 100%। ये एक अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन ऑलवेज बी लेस देन 100%। करेंगे क्या? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। पहले आप बताइएगा कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। फिर बताइएगा कि इफ Q2 इज इक्वल टू 0, if Q2 is equal to 0, Q2 is the expelled heat energy. If Q2 is equal to 0, then efficiency becomes 100%. How? E is equal to 1 minus Q2 की जगह 0, 0 over Q1, 0, 1 minus 0, 1, 1 multiply by 100, 1 multiply by 100, this becomes 100%. If Q2 is equal to 0, then efficiency will be 100%. Agree? क्योंकि Q2 की जगह 0 रखा तो 0 ओवर Q1 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। फिर अगली लाइन में लिखिएगा, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। According to second law of thermodynamics, it is not possible that Q2 is equal to 0, expelled energy is equal to 0. And if Q2 is not equal to 0, then how it is possible to become efficiency 100%? Then you will say that according to second law of thermodynamics, Q2 is not possible to equal to 0. It means efficiency is not equal to 100%. जिसका मतलब ये हुआ कि efficiency of a heat engine always be less than 100%. Getting my point? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। According to the efficiency of heat engine, if Q2 is equal to 0, then efficiency of heat engine becomes 100%. Agree? If you will use formula Q2 is equal to 0 and you will solve it, then efficiency will get 100%. But according to second law of thermodynamics, this is not possible. According to second law of thermodynamics, there should be some expelled energy. Means there will be some value of Q2. And if Q2 is not equal to 0, then how it is possible to become efficiency to 100%? It means efficiency is not equal to 100%. Then you can say that efficiency of a heat engine always be less than 100%. तो स्टूडेंट, मैंने आपको हिंट दिया कि इसका आंसर आप क्या दोगे। अब आपको देखना है कि आप इसको किस तरीके से अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस करते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13, कैलकुलेट वॉल्यूम इन CM क्यूब। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है CM क्यूब में, फिलहाल भूल जाइए CM क्यूब को। और 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, इससे निकालिएगा N, नंबर ऑफ मोल, मास ओवर मोलर मास।
मास गिवन है 140, क्लोरीन का मोलर मास होता है 71, 142 को 71 से डिवाइड कर दीजिएगा 2 मोल, N इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है। इफ मॉलिक्यूल्स हैव प्रेशर P गिवन है, टेम्परेचर फॉरेनहाइट में, इसको केल्विन में ले आइएगा। डायरेक्ट फॉरेनहाइट से केल्विन में ला सकते हैं, आई हैव गिवन यू फॉर्मूला, या आप चाहें तो फॉरेनहाइट को पहले सेल्सियस में लाए, फिर 273 ऐड करके केल्विन में लाए, एज यू विश। फिर सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, PV इज इक्वल टू nRT। R इज कॉन्स्टेंट 8.314 और यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिएगा, वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में। फिर इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। एग्री? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मीन्स 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 centimeter. Then first of all you have got it volume in meter cube, then convert it into centimeter cube. मीटर क्यूब की जगह 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब पुट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक ये पॉइंट से क्लियर होगा, आप इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, a heat engine performs work at the rate of 500 kilowatt. The efficiency of the engine is 30%. Calculate the loss of heat per hour. ये भी प्रीवियस जैसा एक न्यूमेरिकल है। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सबसे पहले वर्क निकालिएगा। अगेन पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क इज इक्वल टू PT। पावर गिवन है, टाइम 1 आवर गिवन है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा and then you will got it the value of work, W is equal to PT, वर्क आ गया। एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, तो इसमें सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, E इज इक्वल टू W ओवर Q1 इंटू 100 और यहाँ से Q1 निकाल लीजिएगा। निकाल लिया Q1। Q1 निकालने के बाद आप Q2 आपसे पूछा है, Q2, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 के फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। W पर आ चुका होगा, Q1 अभी आपने कैलकुलेट किया, यहाँ से Q2 निकाल लीजिएगा, राइट। तो मेरा ख्याल है कि ये न्यूमेरिकल ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि पहले इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 15, मैं आपकी तरफ फिर बता दूँ कि इस रिकॉर्डेड लेक्चर का मकसद है कि जो असाइनमेंट हमने आपको दिया था चैप्टर नंबर 11 का, वो असाइनमेंट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करना, आपकी हेल्प करना। मैं 100% सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए तकरीबन 80% मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि कौन सा न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा तो आप मेरे व्यू को आपने समझ लिया होगा और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट फिर आपके उसके मार्क्स थोड़े से माइनस होंगे, ओके, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो मैंने हेल्प कर दी, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, why you have 2 types of molar specific heat? Explain your views. आपसे पूछा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट की सिर्फ 2 टाइप्स क्यों होती हैं। आपने पढ़ा है there are 2 types of molar specific heat. Molar specific heat at constant pressure which is equal to Cp, and number 2 molar specific heat at constant volume which is equal to Cv. ऐसे ही, but you have discussed 4 processes in first law of thermodynamics: isobaric, isochoric, isothermal and adiabatic process. You have process 4, but you have molar specific heat only 2. Why?
स्टूडेंट्स जरा क्लियर कीजिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या था? रिक्वायर्ड हीट टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। रिक्वायर्ड हीट टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। एग्री? ओके, हम बात करते हैं आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन यू विल गेट आइसोथर्मल प्रोसेस, and if temperature is constant then how will you increase the temperature 1 degree Celsius? So definition of molar specific heat and definition of isothermal process both are not matched. Isothermal process में temperature constant रखना है, and if you want to get the molar specific heat then you have to increase the temperature 1 degree Celsius. ये दोनों हाइट तो पूरी नहीं हो सकती, कोई ये इट मीन्स कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्री? ओके, नाउ कम्स द फोर्थ प्रोसेस, एडियाबैटिक। इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर आर नो अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। एग्री? लाइक आइसोलेटेड सिस्टम। If you can't supply heat energy, then how will you get increase the temperature 1 degree Celsius again? अगर आप हीट सप्लाई नहीं कर सकते हो तो सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कैसे होगा? और सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं होगा तो हाउ विल यू गेट मोलर स्पेसिफिक हीट? इट मीन्स कि मोलर स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक प्रोसेस को भी वेरीफाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मोलर स्पेसिफिक हीट सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन पे एग्जिस्ट करता है। सो यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हिच इज नोन एज Cp एंड अनदर इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हिच इज नोन एज Cv। राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए मैंने मैक्सिमम एफर्ट्स की कि आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में एक बेहतरीन हेल्प करूं। मेरा ख्याल है कि अगर वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देख लिया होगा तो आप इस असाइनमेंट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर किसी भी क्यूरी के लिए या किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी भी हेल्प के लिए, असाइनमेंट में हेल्प के लिए, इसके लिए आपको असाइनमेंट की सबमिशंस के बाद मुझसे डिस्कस करना होगा। फर्दर असाइनमेंट्स आपको अपनी एफर्ट से ही सॉल्व करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।